नमस्कार, मैं सुनील स्वामी, आपका हिंदी भाई सुनील स्वामी यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूँ। आज हम पढ़ने जा रहे हैं हिंदी साहित्य का संक्षिप्त इतिहास। ये पहले कक्षा 11 व 12 के लिए हिंदी साहित्य की पुस्तक लगती थी, उसको हम पढ़ेंगे। ठीक, और उसमें हम जो पढ़ेंगे वो हिंदी साहित्य का आदिकाल से लेकर हम आधुनिक काल तक उनके बारे में हम पढ़ेंगे। तो चलिए पढ़ते। जो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर में लगती थी उसकी बात मैं कर रहा हूँ, वो हम पढ़ने जा रहे हैं। तो देखिए, ये इनके अनुक्रमणिक है। अब हम बात करेंगे आदिकाल से। आदिकाल का जो समय है वो है 993 ईस्वी से 1318 ईस्वी तक। इससे पहले हिंदी साहित्य की पूर्व पीठिका, यानी उससे पहले हिंदी साहित्य का इतिहास पढ़ने से पहले हम उनके बारे में पूर्व जो पीठिका है, प्रस्तावना, उसकी बात करेंगे। तो हिंदी भारत में सर्वाधिक बोले जाने वाली भारतीय आर्य भाषाओं में सर्वप्रिय, यानी हिंदी का जो स्थान है वो भारतीय आर्य भाषाओं में सर्वोच्च स्थान माना गया है। भारतवर्ष को प्राचीन काल में आर्यवर्त के नाम से जाना जाता था। यहाँ के निवासियों को आर्य तथा आर्यों द्वारा बोली जाने वाली भाषाओं को आर्य भाषाओं के नाम से जाना जाता था। पृथ्वी के मानचित्र में भारत की स्थिति एक प्रायद्वीप के समान है, ये हम जीके में भी पढ़ते हैं। इसके उत्तर में हिम आच्छादित हिमालय, हिम आच्छादित यानी बर्फ से ढका हुआ हिमालय, तथा सुदूर दक्षिण में अथाह अपार सागर हिलोरे ले रहे। दक्षिण की बात में, दक्षिण दिशा में हिंद महासागर की बात कर रहे हैं, जिसकी महान संस्कृति ने वैदिक संस्कार, सदाचार एवं सुव्यवस्थित सुदृढ़ सामाजिक परंपराओं को जन्म। सहिष्णुता भारतीय संस्कृति का सबसे बड़ा गुण है, यानी भारतीय संस्कृति का जो सबसे बड़ा गुण है वो क्या माना है तो वो माना है सहिष्णुता को। किसको माना है? तो सहिष्णुता को माना है। सहिष्णुता को क्या माना है? एक मिनट। देखिए, सहिष्णुता को भारतीय संस्कृति का सबसे बड़ा गुण माना है। जो समुद्र की बातें अनेक नदियों की धाराओं को अपने अंदर धारण करने की क्षमता रखते हैं। यहाँ अनेक जाति धर्म के लोगों ने आक्रमण किया, किंतु सब मिट गई। भारतीय संस्कृति आज भी अमिट है। यह संस्कृति हमारी परंपराओं को नव जीवन प्रदान करती है, जिसके फलस्वरूप आज भी यह नव नूतन है, यानी नई लगती है। यहाँ राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक सभी परिस्थितियों में उतार चढ़ाव आए, किंतु इसकी सहिष्णुता की नीति से यह सदैव विजयी रही है। अब हम बात कर रहे हैं हिंदी साहित्य में भक्ति वीर श्रृंगार का त्रिवेणी संगम दृष्टिगोचर होता है, यानी दिखाई देता है। इसमें भक्ति की धारा के संग ओजस्वी शैली के रासो साहित्य, तो कहीं महाकवि बिहारी की नायिका का अद्भुत श्रृंगार, तो कहीं घनानंद के वियोग भरे कवित्व के साथ साथ भूषण का राष्ट्र प्रेम उजागर होता है। भारत की इस पावन भूमि में धर्म, संस्कृति, संस्कारों के अजस्र धारा प्रवाहित होती रहती, जो जनजीवन का अमृतमय जीवन प्रदान करे। यहाँ के कवि लेखक स्वांत सुखाय के साथ साथ परिजन हिताय साहित्य का सर्जन करते हैं। यानी भारतीय जो कवि और लेखक है वो स्वांत सुखाय, यानी खुद के सुख के लिए तो लिखते हैं, इसके साथ साथ वो क्या करते हैं? परिजन हिताय साहित्य का सृजन भी करते हैं। कवियों में तुलसीदास, सूर, जायसी और कबीर अपनी वाणी से जनसमूह को भक्ति और प्रेम की धाराओं से आनंदित करते रहते। जो भारतेंदु, प्रेमचंद, जयशंकर प्रसाद अपने साहित्य के द्वारा राष्ट्र प्रेम को अभिव्यक्त करते हैं। इस प्रकार के गौरवान्वित साहित्यकारों पर हम भारतीयों को गौरव, क्योंकि साहित्य को सुरसुरी सम सब कर हित हुई बताया जाता है। ये पूरी पंक्ति क्या है? देखिए, पूरी पंक्ति ये होगी तुलसीदास के द्वारा लिखी गई, रामचरितमानस से ली गई है। ये लिखी, कीर्ति बनीति भूति भली सोई, सुरसुरी सम सब कह हित हुई। इसका अर्थ क्या होता है कि यश, कविता और रचना, यानी यश, कविता, रचना
और संपत्ति या ऐश्वर्य वही उत्तम है और कल्याणकारी है जो गंगा नदी की तरह सभी का भला करती हो। यानी तुलसीदास जी कहते हैं कीर्ति बनीति विभूति बली सोई, यानी यश, कविता या रचना और संपत्ति वही अच्छी है या वही उत्तम है या कल्याणकारी है जो गंगा नदी के समान सभी का क्या करती हो, भला करती हो। अब देखिए हम बात करेंगे हिंदी शब्द की व्युत्पत्ति, यानी हिंदी शब्द की व्युत्पत्ति कैसे हुई। तो हिंदी शब्द की व्युत्पत्ति संस्कृत भाषा के सिंधु शब्द से मानी जाती। सिंधु नदी के आसपास का क्षेत्र सिंधु प्रदेश कहलाता था। ईरान या फारस की तरफ से भारत में आने वाले विदेशी आक्रमणकारी हिंदुकुश पहाड़ी मार्ग को पार करके जब सिंधु प्रदेश में आए तो उन्होंने सिंधु प्रदेश को हिंद प्रदेश कहा, क्योंकि ईरानी भाषा यानी ईरानी या फारसी भाषा में शब्द की प्रथम स ध्वनि को है ध्वनि में उच्चारित करते हैं। अतः सिंधु प्रदेश को हिंद प्रदेश कहने, वहाँ के निवासियों को सिंधु के स्थान पर हिंदू कहने लगे। यही सिंधु की भाषा हिंद कहलाने लगी। आगे चलकर ईरानी भाषा का एक प्रत्यय लगने के कारण हिंद प्लस एक हिंदिक बन गया, जिसका अर्थ होता है हिंद का। यही शब्द धीरे धीरे परिवर्तित होकर हिंदी का हुआ, जो अंग्रेजी भाषा के रूपांतरण के कारण इंडिया बन गया और आज यह इंडिया समस्त भारतवर्ष का सूचक बन गया है। अब बात करते हैं हिंदी भाषा का उद्भव और विकास। तो हिंदी भाषा का उद्भव और विकास, भारतीय भाषा का प्राचीनतम ग्रंथ क्या है? ऋग्वेद है। ऋग्वेद की भाषा संस्कृत थी, किंतु समय चक्र सदैव गतिमान होने के कारण परिवर्तनशील है, अतः भाषा भी धीरे धीरे अनेक रूपों में परिवर्तित होने लगी। संस्कृत भाषा का जो समय है वो है 1500 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व का रहा है। यह दो प्रकार की थी। पहली वैदिक संस्कृत, पहली तो थी वैदिक संस्कृत जिसमें क्या लिखे गए? वेद, उपनिषद, आरण्यक, ब्राह्मण और दर्शन आदि की रचना हुई। दूसरी थी लौकिक संस्कृत। लौकिक संस्कृत में क्या लिखा गया? रामायण, महाभारत लिखे गए। यही लौकिक संस्कृत बोलचाल की भाषा के रूप में विकसित हुई। धीरे धीरे इसका विकास हुआ, फिर पाली भाषा के रूप में इसका विकास हुआ, जिसका समय 500 ईसा पूर्व से ईसा की पहली शताब्दी तक माना जाता है। इस भाषा में बौद्ध धर्म के विनय पिटक, सुत्त पिटक, अभिधम पिटक और जातक कथाओं की रचना हुई, किंतु भाषा के दो रूप सदैव प्रचलित रहे। पहला रूप साहित्यिक तो दूसरा लौकिक अर्थात बोलचाल की भाषा। लौकिक भाषा में धीरे धीरे साहित्यिक रचनाएं होने लगी। जब कोई भाषा कवि और लेखकों का आश्रय पाकर नवीन भाषा में परिवर्तित हो जाती है तो साहित्यिक भाषा का रूप धारण कर लेती। पाली भाषा में भी ऐसा ही हुआ। वह समय के अनुसार प्राकृत का रूप धारण करने लगी। प्राकृत का समय ईसा की पहली शताब्दी से लेकर 500 ईस्वी के बाद तक रहा। इस काल में जैन साहित्य प्रचुर मात्रा में रचा गया। प्राकृत के समय जनपदों में क्षेत्र अनुसार यानी क्षेत्र अनुसार भाषा का प्रचार हुआ। यहीं से प्राकृत भाषा अपभ्रंश के रूप में प्रसारित हुई। विद्वानों ने प्राकृत भाषा के अंतिम चरण में अपभ्रंश का उद्भव माना है, क्योंकि तत्कालीन प्रचलित शब्दों से यह पता चलता है कि प्राकृत के उत्तरार्ध में शब्दों की विकृति यानी बिगड़ना आना शुरू हो गया। जैसे गाथा शब्द गाह और दोहा शब्द दुहा के रूप में परिवर्तित हो गए। अपभ्रंश के समय देसी भाषा युक्त थोड़ी सरलता एवं मधुरता वाली भाषा का भी अभ्युदय हुआ, जिसे हम अवट भाषा कहने लगे। मैथिल कोकिल विद्यापति ने इसी भाषा में अपनी दो रचनाएं लिखी है। पहली है कीर्तिलता और दूसरी है कीर्तिपताका। ये प्रश्न बहुत बार पूछा गया है कि विद्यापति की अवट भाषा में कौन सी रचनाएं लिखी गई है, तो कीर्तिलता और कीर्तिपताका है। और इनके द्वारा जो भाषा का प्रयोग किया गया था उस भाषा इस तरह से प्रयोग, देसी बयाना सब जन मीठा ते तेसन जपो अवठा। ये भी बहुत बार दुआ है वो
पूछा गया। अपभ्रंश के विभिन्न क्षेत्रीय रूपों एवं बोलियों से ही हिंदी भाषा का उद्भव हुआ। अपभ्रंश भाषी कवियों एवं दार्शनिकों, सिद्ध आचार्यों, जैन आचार्यों एवं नाथ समुदाय के अनुयायियों से ही अपभ्रंश भाषा का प्रचार एवं प्रसार हुआ। हर्षवर्धन के शासन काल के पश्चात अपभ्रंश का प्रचार तेज गति से बढ़ा। ये प्रश्न पूछा जा सकता है कि किसके शासन काल के पश्चात अपभ्रंश का प्रचार प्रसार बढ़ा, तो हर्षवर्धन के शासन काल के पश्चात। अतः हिंदी का प्रारंभिक काल अपभ्रंश साहित्य में ही दिखाई दे। इसी काल में 84 सिद्धों में हिंदी का रूप निखर करके आया। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने हिंदी को ग्राम्य अपभ्रंश का विकसित रूप माना है। ये प्रश्न पूछा जा सकता है, सीधा सा प्रश्न आता है कि आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने हिंदी को किस अपभ्रंश का विकसित रूप माना है, तो ग्राम्य अपभ्रंश का विकसित रूप है वो माना है। तत्कालीन सिद्धाचार्यों ने लोक भाषा में लिखना प्रारंभ किया, क्योंकि कोई कविता या काव्य रचना जन भाषा में लिखने से ही बहुश्रुत होती है। बहुश्रुत यानी बहुत लोगों के द्वारा सुनी जाती है और वही ख्याति प्राप्त करते हैं, प्रसिद्धि प्राप्त। अपभ्रंश भाषा के हेमचंद्र आचार्य, किसकी बात कर रहे हैं हम? हेमचंद्र आचार्य की बात कर रहे हैं। ने सबसे पहले अपभ्रंश भाषा का व्याकरण, जिसका नाम था शब्द अनुशासन, ठीक। किंतु हेमचंद्र आचार्य से पूर्व ही सिद्ध आचार्यों ने अपनी रचनाएं प्रस्तुत कर दी थी। अपभ्रंश भाषा का इतिहास बताता है कि हिंदी अपभ्रंश के आंचल में पली हुई है। यही प्रारंभिक हिंदी की बुनियाद है, यानी हिंदी की नींव कौन सी है, तो अपभ्रंश भाषा है। उदय नारायण तिवारी ने लिखा है कि आचार्य हेमचंद्र के पश्चात 13वीं शताब्दी के प्रारंभ में आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं की अभ्युदय के समय 15वीं शताब्दी के पूर्व तक का काल संक्रांति काल था, जिसमें भारतीय आर्य भाषाओं धीरे धीरे अपभ्रंश की स्थिति को छोड़कर आधुनिक काल की विशेषताओं से युक्त होती जा रही थी। मिस्र बंधुओं ने अपने मिस्र बंधु विनोद में, यानी मिस्र बंधुओं ने अपने मिस्र बंधु विनोद में हिंदी साहित्य के आदिकाल की विवेचना करते हुए अपभ्रंश के साहित्य को प्रधान स्थान दिया, यानी प्राथमिकता उसको दी। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य के इतिहास में अपभ्रंश और प्राकृत की अंतिम अवधारणा से ही हिंदी साहित्य का आविर्भाव माना। यानी आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य के इतिहास में अपभ्रंश और प्राकृत की अंतिम अवधारणा से किसका आविर्भाव माना है, तो हिंदी साहित्य का आविर्भाव माना है। डॉक्टर नामवर सिंह ने लिखा है, देश धीरे धीरे इतना बढ़ा कि 13वीं सदी तक आते आते अपभ्रंश के सहारे से ही पूर्व और पश्चिम के देशों ने अपनी बोलियों का स्वतंत्र रूप प्रकट किया। इसके भौगोलिक परिप्रेक्ष्य को देखें तो लगता है हिंदी का क्षेत्र 2 भागों में बंट गया, प्रथम पश्चिमी हिंदी और द्वितीय पूर्वी हिंदी। अपभ्रंश का साहित्य हिंदी के जन्म का कारण बना। अब हिंदी साहित्य की परंपरा को देखें तो डॉक्टर नगेंद्र के अनुसार अपभ्रंश से क्षेत्रीय रूपों में परिवर्तित होने वाली बोलियों से हिंदी का रूप विकसित हुआ। अपभ्रंश अर्थात शोर से नहीं अपभ्रंश पैशाची, ब्राह्मण, महाराष्ट्री, मागधी और अर्धमागधी के रूप में प्रकाशित हो रही थी। इनकी उपभाषाएं मुख्य बोलियों से ही हिंदी का उद्भव, जिसका सामान्य परिचय इस प्रकार है। तो देखिए हिंदी का उद्भव किससे हुआ, तो शोर से नहीं अपभ्रंश, मागधी अपभ्रंश और अर्धमागधी अपभ्रंश से हुआ है। शोरसेनी अपभ्रंश की उपभाषाएं एवं बोलियां, तो शोरसेनी अपभ्रंश की जो भाषाएं हैं, तो कितनी भाषाएं हैं, तो वो है 5 उपभाषाएं हैं और 18 बोलियां हैं।
तो 5 उपभाषाएं कौन कौन सी? पश्चिमी हिंदी, पूर्वी हिंदी, राजस्थानी, पहाड़ी और बिहारी। अब देखिए पश्चिमी हिंदी में कौन कौन सी है? तो खड़ी बोली, कोरवी, ब्रजभाषा, बुंदेली, हरियाणवी, बांगरू और कन्नौजी है। अब अगर इसको आपको ट्रिक के रूप में याद करना है तो आप इनको इस तरह से याद कर सकते हैं। देखिए मेरी लिखी हुई है नीचे, मैं बता देता हूँ आपको ट्रिक क्या होगी। पश्चिमी हिंदी की ट्रिक होगी बाबू की कब्र पश्चिम में खड़ी है। तो बाबू की कब्र यानी बाबू की, तो बा से बांगरू, बू से बुंदेली, की कब्र कैसे हो जाएगा? कनौजी, ब्रज से ब्रज, खड़ी है मतलब खड़ी बोली होगी। और पश्चिमी हिंदी, पूर्वी हिंदी की सबसे सरल है। अब छत्तीसगढ़ पश्चिम में है, छत्तीसगढ़ पूर्व में है। तो ऐसे अवधि, वैसे बघेली और छत्तीसगढ़ पूर्वी से पूर्वी हिंदी। राजस्थानी तो मारवाड़ी, जयपुरी, मेवात, मालवी। तो मामा राजस्थान में जयपुर है, ऐसे भी याद हम कर सकते हैं। ठीक ट्रिक अलग अलग, मामा जयपुर राजस्थान में है तो इस तरह से याद। पहाड़ी तो सीधी है जिसमें पहाड़ी शब्द आएगा। बिहारी की ट्रिक ये होगी कि बिहार भूम में है, तो बिहार भूम में यानी भोज से भोजपुरी, मैं से मगही और मैं से मैथिली। इस प्रकार हिंदी में 5 उपभाषाएं और 18 बोलियां सम्मिलित हैं। और ये थी जो ट्रिक मैंने आपको बताई थी। देखिए पश्चिमी हिंदी की ट्रिक क्या हो? बाबू की कब्र पश्चिम में खड़ी है। पूर्वी हिंदी की ट्रिक अब छत्तीसगढ़ पूर्व में है। राजस्थानी हिंदी की ट्रिक मामा जयपुर राजस्थान में है। बिहारी हिंदी की ट्रिक बिहार भूम में है। ये क्या हो गई? ट्रिक हो गई। अब हम बात करेंगे खड़ी बोली। तो आज हम जो है पश्चिमी हिंदी उनकी जो प्रमुख बोली हैं उनके बारे में पढ़ लेते हैं। तो खड़ी बोली हिंदी की बात करें तो खड़ी बोली पश्चिमी हिंदी की बोलियों में पहला स्थान खड़ी बोली का है। प्राचीन काल में हस्तिनापुर में कौरव वंश का शासन होने से इसको कौरवी भी कहते हैं। ये कहाँ बोली जाती है यानी सबसे ज़्यादा प्रचलित कहाँ है? ये प्रश्न पूछा जाता है। ये प्रश्न ज़्यादातर नेट में पूछा जाता है या स्टेट में पूछा जाता है, और इसके अलावा असिस्टेंट प्रोफेसर में पूछा जाता है बोलियों से संबंधित। इसके अलावा अगर हम बात करें तो ऐसा जो प्रश्न है यानी दिल्ली जो बोलियों का क्षेत्र पूछा जाता है वो नेट, स्टेट और असिस्टेंट प्रोफेसर में पूछा जाता है। इसके अलावा अगर CUT का आप एग्ज़ाम दे रहे हो, CUT का मतलब ये हो गया जो आप PhD के लिए एग्ज़ाम दे रहे हो, यानी सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए जब एग्ज़ाम देते हो सेंट्रल यूनिवर्सिटी के, तो उसमें भी ये प्रश्न पूछे जाते हैं कि कौन सी बोली का कौन सा क्षेत्र है। तो ये विशेष तौर से ध्यान रखने वाली बात है। खड़ी बोली है वो कहाँ बोली जाती है? तो दिल्ली, गाज़ियाबाद, देहरादून, मुरादाबाद, सहारनपुर के आसपास का क्षेत्र में बहुत प्रचलित है। इसमें लोक नाटक, कहानी, लोक काव्य व गीत आदि की रचनाएं यह देवनागरी लिपि में लिखी जाने वाली लगी है। मध्यकाल में आते आते इसमें अरबी फारसी के शब्द भी सम्मिलित हो गए। यह हिंदुस्तानी के नाम से भी जानी जाती है, यानी इसका दूसरा नाम अगर आपसे पूछा जाए तो क्या होगा? हिंदुस्तानी भी होगा। क्या होगा? हिंदुस्तानी भी इसका दूसरा नाम है। इसके अलावा इसको कौरवी भी कहा जाता है। कई बार ऐसा प्रश्न पूछ लिया जाता है कि कौरवी किस बोली का उपनाम है, तो इसका दूसरा नाम क्या होगा? कौरवी भी होता है। ठीक, इसमें संस्कृत की तत्सम शब्दावली का बाहुल्य है। यह ठेठ हिंदी की सबसे निकट बोली है। वर्तमान में हिंदी काव्य इस खड़ी बोली में ही लिखा जाता है। हरियाणा प्रदेश की बोली के कारण से हरियाणवी भी कहा जाता है। और इसका जो दूसरा नाम है वो क्या है? बांगरू है। क्या है? बांगरू है। तो हरियाणवी भाषा है वो कहाँ कहाँ बोली जाती है? हरियाणवी बोली चंडीगढ़ के आसपास, पटियाला, अम्बाला, हिसार और रोहतक के क्षेत्र में बोली जाती है। इसमें पंजाबी भाषा का पुट भी आ गया कुछ जगह, ठीक, क्योंकि यह पंजाब प्रांत के निकट है। आगे देखिए, कन्नौजी कानपुर के आसपास का क्षेत्र कन्नौज प्रदेश कहलाता है। इसका प्रभाव कानपुर, पीलीभीत, इटावा, शाहजहाँपुर, फर्रुखाबाद और हरदोई क्षेत्र में है। ब्रज भाषा
के शब्दों के समान शब्द में बोलने का लहजा होने के कारण इसे ब्रज जैसी ही समझते हैं, किंतु यह ब्रज भाषा से भिन्न है। कान्य कुब्जी ब्राह्मणों का बाहुल्य था, इसलिए इसे कनौजी कहा गया। अब कनौजी क्यों कहा गया? तो कान्य कुब्जी ब्राह्मणों का बाहुल्य होने के कारण। ब्रज भाषा ब्रजमंडल मथुरा वृंदावन की प्रमुख बोली होने के कारण इसे ब्रज भाषा कहा जाता है। सुरसेनी अपभ्रंश का मध्यवर्ती रूप इसमें झलकता है, क्योंकि सुरसेन प्रदेश की यह प्रमुख बोली रही है। ब्रज का क्षेत्र विशाल है। आगरा, अलीगढ़, बरेली, मथुरा, एटा, मैनापुरी, धौलपुर, भरतपुर आदि क्षेत्र में इसमें आते हैं। हिंदी जगत में ब्रज का साहित्य अधिक लोकप्रिय है, होने के कारण यह लोगों में बहुत प्रचलित है। सूरदास, नंददास, केशव बिहारी, ज्ञानानंद, पद्माकर, देव, अष्टसाप, अन्य कवियों की रचनाएं इसी ब्रज भाषा में मंडित है। इसके अलावा इसमें तुलसीदास जी भी आते हैं, क्योंकि तुलसीदास जी ने भी ब्रज भाषा में रचनाएं लिखी थी। यह मन को मोहने वाली मीठी बोली होने के कारण जनप्रिय हो गई। फिर बात करते हैं बुंदेली की। बुंदेल राजाओं के बुंदेलखंड की बोली होने के कारण इसे बुंदेली कहते हैं। इसका प्रदेश ओरछा, झांसी, छतरपुर, सागर, ग्वालियर, होशंगाबाद, हमीरपुर के आसपास का क्षेत्र है। बुंदेली में लिखी गई आल्हा खंड एक सुप्रसिद्ध रचना है। उसकी ओजस्वी शैली मन में जोश भर देती है। आल्हा की शब्दावली बुंदेली से काफ़ी मिलती जुलती है, यानी इसमें आल्हा खंड है वो इनकी सब बुंदेली भाषा की सर्वश्रेष्ठ और सुप्रसिद्ध रचना मानी गई है। अवधि पूर्वी हिंदी की बोलियों में सबसे पहला स्थान किसका आता है? अवधि का आता है। यह अयोध्या के आसपास की बोली है। अयोध्या का वर्तमान नाम अवध प्रदेश। तुलसी की रामचरितमानस अवधि की प्रसिद्ध कृति है। इसका प्रसार अयोध्या, सुल्तानपुर, प्रतापगढ़, सीतापुर, फैजाबाद व बाराबंकी आदि क्षेत्रों में। तुलसी और जायसी इस भाषा के प्रसिद्ध कवियों में गिने जाते हैं। सूफी कवियों की रचनाएं अवधि में ही रची गई। मुल्ला दाऊद की चंदायन, कुतुबन की मृगावती, मंजन की मधुमालती, जायसी की पद्मावत, ये सभी रचनाएं अवधि भाषा में ही लिखी गई हैं। अब बात करते हैं बघेली की। रीवा क्षेत्र में कभी बघेल राजाओं का साम्राज्य रहा था, इसलिए इसे बघेल खंड के नाम से जानते हैं और यहाँ बोले जाने वाली बोली को बघेली कहते हैं। अर्धमागधी अपभ्रंश की पूर्वी हिंदी से इसकी उत्पत्ति मानते हैं। यह रीवा, सतना, मेहर, नागौद व जबलपुर में कुछ भाषा वैज्ञानिक इसे अवधि की उपबोली भी मानते हैं। आज के लिए इतना ही। कल पढ़ेंगे हम छत्तीसगढ़ी मारवाड़ी यानी बोलियों के बारे में, पूरा कल कंप्लीट कर देंगे। फिर हिंदी साहित्य का इतिहास के बारे में हम पढ़ेंगे। तो धन्यवाद। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो अच्छा लगा हो। अगर अच्छा लगा है तो लाइक शेयर ज़रूर करें और चैनल पर पहली बार आए हैं तो इसको सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।